देखें, आज हम ठोसों में चुंबकीय गुणों की बात करेंगे। ठोसों में जो चुंबकीय गुण होता है, ठोसों में चुंबकीय गुण, ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन। ठोसों के चुंबकीय गुणों के लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक को बोलते हैं हम कक्षीय गति और एक को बोलते हैं हम चक्रण गति। ठीक है, कक्षीय गति और चक्रण गति। जो कक्षीय गति होती है वो नाभिक के चारों ओर होती है। जैसे ये नाभिक है हमारा, इस नाभिक के चारों ओर जो गति हो रही है वो कौन सी गति है? हमारी कक्षीय गति है। वो गति कौन सी है? कक्षीय गति है। और जो अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जो अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो कौन सी गति है? चक्रण गति है। और इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ये दो चीजें इसमें उत्पन्न होती है। तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों के कारण होता है। टोटल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो इन दोनों गतियों के कारण होता है। और इसे हम नापते हैं बोर मैग्नेटोन में, म्यू वी से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, एक म्यू वी जो होता है, एक म्यू वी की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ठोस में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, कक्षीय गति करता है और चक्रण गति करता है। कक्षीय गति, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो कक्षीय गति है, और अपने अक्ष पर घूम रहा है वो चक्रण गति। इन दोनों गतियों के कारण दो प्रकार के आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों आघूर्णों के योग के कारण ही हमें क्या कुल चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है? एक म्यू वी, यानी एक चुंबकीय आघूर्ण को हम बोर मैग्नेटोन में नापते हैं, और बोर मैग्नेटोन की जो वैल्यू होती है वो 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। चुंबकीय गुणों के आधार पर जो ठोस होते हैं उन ठोसों को हमने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। यानी जो चुंबकीय आघूर्ण है, एक तरह से चुंबकीय गुण है, उन चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने ठोस को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस जो होते हैं, अनुचुंबकीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जब हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ऐसे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे इस पर, जैसे ये कोई पदार्थ है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ, तो जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को ये प्रबल आकर्षित करते हैं। इस गुण को हम बोलते हैं अनुचुंबकत्व। यह जो गुण होता है उसको बोलते हैं हम अनुचुंबकत्व। और ये जो अनुचुंबकत्व होता है वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? प्रबल आकर्षित होते हैं, और ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो ये जो गुण है इनका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये अपना अनुचुंबकीय गुण खो देते हैं। इसके एग्जाम्पलों की बात करें हम, तो यहाँ पर अनुचुंबकीय ठोसों की पहचान कैसे करेंगे कि जिन पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो सब क्या होते हैं? वो सब क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। जैसे CO है, Ni है, Fe है, Ni+2 है, Fe+3 है, ये सब कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होंगे? अनुचुंबकीय होंगे। जैसे बात करें हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की, जैसे मान लो हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, इसके लिए हमें 3D श्रेणी याद होनी चाहिए, क्योंकि 3D श्रेणी के तत्व हैं। डी ब्लॉक की पहली श्रेणी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, साइंस टीचर रीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। इसका परमाणु क्रमांक है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ पर कोबाल्ट को देखें हम तो 27 है इसका परमाणु क्रमांक, तो ये हो गया Ar, ऑर्गन में हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हमारे, इसके बाद में 3d और उसके बाद में 4s। पहले हम ऑर्गन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 4s में भरते हैं, यहाँ पर भरेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 18 और 2 20 और 7 27। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें देखी जाएगी। यहाँ पर देखें हम तो डी कक्षक होते हैं 5, डी कक्षक 5 होने के कारण पहले एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे और फिर एक, ये हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। बात करें Ni+2 की, तो Ni+2 की देखें हम तो निकल का परमाणु क्रमांक तुम्हारे सामने है। Ni कितना है 28 है, इसका परमाणु क्रमांक 28 है। तो Ar 3d 4s 18 तो 20 और 8 28। लेकिन बात करें +2 की, तो +2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको 5 कक्षकों में भरेंगे, 5 कक्षकों में भरने पर पहले हुंड के नियम से एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है √n+2। ठीक है, √n+2। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पर 2 और 2 + 2 अंडर रूट में, तो √8 हो गया और ये आएगा हमारा 2.8 बोर मैग्नेटॉन के समथिंग आएगा। 2.83 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 8283। तो ये 2.8 से भी हम इसका काम चढ़ा सकते हैं। इस तरह से अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होगा, म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, यानी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। और कैसे निकालेंगे हम, म्यू बराबर √n+2 से निकालेंगे। n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात करें हम इनके चुंबकीय क्षेत्र में रखने की, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल आकर्षित करते हैं और प्रबल आकर्षित करने के गुण को बोलते हैं हम अनुचुंबकत्व। बात करें दूसरे प्रकार के ठोस की, जिसको बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय ठोस। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल, बहुत ही दुर्बल आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जब हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो रहा है, ये दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे हैं। और दुर्बल रूप से आकर्षित होने के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकत्व। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिचुंबकत्व। ये जो प्रतिचुंबकत्व होता है वो किसके कारण होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण क्या होगा, जब एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा। एक का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में लगेगा और एक का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में लगेगा, तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। जैसे बात करें हम H+ की, तो H+ कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। H+ कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। इसके अलावा H+ के अलावा अगर हम देखें तो Li+ भी कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, Li+ भी कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। इसके अलावा बात करें हम Zn की, Zn+2 की, तो Zn+2 में भी सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। तो ये भी कैसा हो गया हमारा, कैसा होगा, ये भी किस तरह से हो जाएगा, हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो H+ हमारा कैसा होगा, H+ प्रतिचुंबकीय होगा, Zn+2 प्रतिचुंबकीय होगा, Cu+ प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इस तरह से हम
देखें तो इनमें सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन है और युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। बात करें NaCl की तो NaCl में भी Na और Cl में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बंध बनाने में काम में आ रहा है। तो ये कैसे होगा, युग्मित हो गए। तो युग्मित हो जाने के कारण ये भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही होगा। इसके अलावा बात करें हम ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। हालांकि हमें देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। यहाँ पर हमने 11वीं क्लास में एक सिद्धांत पढ़ा था MOT, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पदार्थ कैसा होगा, हमारा अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और ये कैसे होंगे, डाईमैग्नेटिक होंगे। बात करें तीसरे प्रकार की ठोस की तो तीसरा है हमारा लोह चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस, लोह चुंबकीय ठोस जो होते हैं वो स्पेशली हमारे होते हैं फेकोनी घदा। फेकोनी घदा यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलीनियम। ये 4 पदार्थ हमारे कैसे होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। जब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। और ऐसे पदार्थ हमारे चुंबकीय क्षेत्र में होंगे प्रबल आकर्षित होते हैं। ये कैसे होते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या बन जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये एक तरह से क्या बन जाते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। अब यहाँ बोर्ड एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्थायी चुंबक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थों में जो धातु परमाणु होते हैं वो धातु परमाणु ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के जो धातु परमाणु होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड बना लेते हैं। इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। और इन ग्रुपों की बात करें तो इन ग्रुपों को हम बोलते हैं डोमेन्स। इन ग्रुपों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। छोटे छोटे समूह बना लिए, छोटे छोटे परमाणुओं के समूह बन गए, छोटे समूह परमाणुओं के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और ये जो डोमेन होते हैं, ये प्रत्येक डोमेन जो होता है एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये जो डोमेन होता है वो एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन जो होते हैं वो अनियमित व्यवस्थित होते हैं, यानी इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में व्यवस्थित होता है। जैसे मान लो एक का इस दिशा में व्यवस्थित हो गया, एक का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो गया, एक का चुंबकीय इसमें, इस तरह से अलग अलग दिशाओं में इनका चुंबकीय क्षेत्र विन्यासित होता है। प्रत्येक डोमेन को हमने एक तीर के माध्यम से दर्शाया है। तो प्रत्येक डोमेन की जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन जब हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की लगाने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है सभी डोमेनों की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो एक ही दिशा में सभी क्या हो जाते हैं, विन्यासित हो जाती है। यानी जो सभी डोमेन्स हैं वो सभी डोमेन क्या हो जाती है, एक ही दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। और जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो भी ये व्यवस्था बनी रहती है। इस तरह से हमारा जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है वो एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। दोबारा देखिए इसको कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें ठोस अवस्था में जो धातु परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। छोटे छोटे समूहों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और डोमेन जो होते हैं वो छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने के साथ साथ ही जब हम बिना चुंबकीय क्षेत्र के यानी जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं, तो उस स्थिति में इन डोमेनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो अलग अलग दिशाओं में होता है, उनका चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में व्यवस्थित होता है। लेकिन जब हम उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उस स्थिति में जो डोमेन्स का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है। और इस तरह से जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तभी भी इनका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में बना रहता है। इस तरह से ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण यानी चुंबकीय प्रभाव समाप्त नहीं होता है और ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं।
अब बात करें तीसरे प्रकार के ठोस की, चौथा प्रकार है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय। चौथा प्रकार है हमारा प्रतिलोह चुंबकीय। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ये लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होते हैं। लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें भी होते हैं। ये किसके समान होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें भी प्रेजेंट होते हैं और लेकिन इनके जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत विन्यासित होते हैं। यानी जो डोमेन्स है जिनको हम तीर के निशान से दर्शा रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत विन्यासित होते हैं। इसके कारण एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है? पूरी तरह समाप्त कर देता है। तो इनका जो चुंबकीय डोमेन जो है वो एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होती है और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देती है? निरस्त कर देती है। इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो MnO2, Mn2O3, ठीक है, MnO2, Mn2O3, Cr2O3, ये इसके एग्जाम्पलों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम पांचवें प्रकार की। पांचवा प्रकार जो है हमारा वो है फेरी चुंबकीय। पांचवा प्रकार है हमारा फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है, परंतु डोमेनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है। यानी एक दूसरे के विपरीत तो रहेगा इस तरह से, लेकिन बीच बीच में क्या होता है? इनका क्रम चेंज हो जाता है। जैसे ये हो गया, ये दोनों एक दिशा में हो गया, फिर विपरीत हो गया। तो इनमें क्या होता है? गुण तो कैसे होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है संरचना तो, लेकिन जो डोमेन होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं रहता है। यानी टोटल चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता है और चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो ये क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दुर्बल आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? ये दुर्बल आकर्षित होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में तो क्या हो रहा था कि जो डोमेन थे वो एक दूसरे के विपरीत थे, जिसके कारण क्या हो रहा था? चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे के विपरीत तो है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है? अलग तरीके से अभिविन्यासित हो जाते हैं, इसलिए कुल चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं रह पाता है और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा बात करें हम तो ZnFe2O4 है, ZnFe2O4 है, ये इसके एग्जाम्पलों के अंतर्गत आते हैं। बात करें चुंबकीय गुणों पर ताप के प्रभाव की, तो जो चुंबकीय गुण होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है और उच्च ताप पर जो लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय, यानी अगर टाइप्स में बात करें हम तो तीसरे, चौथे और पांचवें प्रकार का, यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय को छोड़कर जो तीन प्रकार हैं हमारे, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, ये क्या होते हैं? जब हम ताप लगाते हैं इस पर, तो ताप लगाने पर क्या हो जाता है? या अनुचुंबकीय ठोसों में बदल जाते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है। यानी ताप लगाया जाएगा इन पर जब कौन कौन से पर? लोह चुंबकीय पदार्थों पर, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों पर और फेरी चुंबकीय पदार्थों पर। ताप बढ़ाने के कारण क्या होता है? इनके इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वह अव्यवस्थित हो जाता है और जिसके कारण कैसे हो जाते हैं? ये अनुचुंबकीय बन जाते हैं। जैसे मान लो हम बात करें Fe3O4 की, तो Fe3O4 को जब हम 850 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो 850 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय। था तो कौन सा? फेरी चुंबकीय पदार्थ था ये, लेकिन जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया तो ये किस में चेंज हो गया? अनुचुंबकीय पदार्थों में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जब हम ताप लगाते हैं तो ताप के कारण जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और फेरी चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो ताप के प्रभाव के कारण अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। थैंक यू।